नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकती है वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स में, और एक तरीके से सिग्नल हो सकता है कि ये जो एरिया है, ये वाला पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, यहाँ पर फ्यूचर में प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने ही वाली है। हुआ क्या है मैं पूरा आप लोग को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग, मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर देखो। यहाँ पर वो कंट्री का मेंशन है जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसमें सबसे ऊपर आप लोग को मिलेगा रशिया, जिसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। उसके बाद है फिर यूएसए, फिर है इसके बाद फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया। पाकिस्तान के पास इंडिया के से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। जिस चीज़ को लेकर अक्सर पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है, जो लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, इसको फिर ज़्यादा रिपीट भी करते रहते हैं कि हमारे पास से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, वो पाकिस्तान अगर अपने एक कोने से छोड़ेगा तो उसी के कंट्री में ही आके गिर जाएंगे। ये सिचुएशन है। जबकि इंडिया के पास जो डिलीवरी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्राइड है, यानी कि इंडिया एयर के थ्रू, लैंड के थ्रू या फिर सबमरीन के थ्रू, यानी कि सी के थ्रू, तीनों तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो लॉन्च कर सकता है। तो इस चीज़ को लेके घबराना मत आप लोग। इस चीज़ को लेके थोड़ा नेगेटिव मत फील करना कि पाकिस्तान के पास हम लोग से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। इंडिया के बाद है इसराइल, इसराइल के बाद है नॉर्थ कोरिया, और फिर उसके बाद आप लोग को पता होगा कि ईरान भी जो है वो इस चीज़ पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए हैं ईरान पे। नॉर्थ कोरिया पे भी काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगा चुका है यूएसए, लेकिन ये दोनों ही चीज़ देखने को मिल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रही। यूएसए का सैंक्शन जो है वो उतना अच्छा रिजल्ट अब नहीं दे पा रहा है। ये दोनों ही कंट्री लगातार अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उस पर काम कर रही हैं। ना यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ कोरिया, आप लोग सुनते होंगे कि हर साल ही कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट करता है। हमेशा न्यूज़ में इस तरीके की हेडलाइंस बनी रहती है कि नॉर्थ कोरिया ने आज इतने रेंज की मिसाइल टेस्ट की, या फिर नॉर्थ कोरिया ने यूएसए को धमकी दे दी कि हमारी जो मिसाइल्स हैं अब यूएसए तक भी पहुंच सकती हैं। लगातार ये जो टेस्टिंग है, लगातार ये जो मिसाइल के डेवलपमेंट है नॉर्थ कोरिया से, ये होते आ रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में यूएसए जब भी एक्शन लेना चाहता है तो रशिया और चाइना नॉर्थ कोरिया को बचा लेते हैं। और यूएसए का जो सैंक्शन है या यूएसए के जो भी रिस्पांस रहता है उसका उतना असर पड़ता नहीं है नॉर्थ कोरिया पे, और लगातार ये अपने वेपन्स डेवलप करता रहता है। ना अब हुआ क्या है कि नॉर्थ कोरिया जो लगातार अपने मिसाइल डेवलप कर रहा है, लगातार अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसे डेवलप कर रहा है, इसकी वजह से जो साउथ कोरिया है वो बहुत ज्यादा टेंस है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। प्लस चाइना का भी जो इस रीजन में एक्शन है, हमेशा चाइना यहाँ पर अपने जो मिलिट्री है उसकी एक्सरसाइज करता रहता है, और ऐसे भी चाइना का जो एग्रेशन है इस एरिया में, उसको देखते हुए साउथ कोरिया भी परेशान है, साथ ही साथ जापान भी परेशान है। इस तरीके की और भी कंट्री रीजन की जो है वो परेशान है। इसीलिए अब हो क्या रहा है कि इस रीजन की जो कंट्री है ये भी अपना जो मिलिट्री एनहेंसमेंट है, जो वेपन्स का डेवलपमेंट है, वो करने लगी है। हाल में ही जापान ने ये कहा था कि हमारा जो डिफेंस का बजट है उसको हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते हुए अगले कुछ सालों में लेके जाएंगे 2% ऑफ जीडीपी तक। इन्हीं सब चैलेंजेस को देखते हुए, और अब क्या हुआ था कि जो साउथ कोरिया है इसने देखा कि नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो सिक्योरिटी है इसमें फ्यूचर पे खतरा बन सकता है। इसलिए साउथ कोरिया ने भी ये कहा था कि हम लोग भी अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बनाएंगे। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है सून सूक यूल, इनने जनवरी में ही ये अनाउंस किया था कि साउथ कोरिया भी अपना जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है वो करेगा फ्यूचर में, जो भी चैलेंजेस हैं इस एरिया में उसको देखते हुए। अब ये चीज जब यूएसए के कान तक पहुंची तो वो भी अलार्म्ड हो गया, उसको लगा कि नहीं, इसको रोकना चाहिए। देखो क्या है ना कि कोई भी कंट्री जो कि न्यूक्लियर वेपन कंट्री है या फिर न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं भी है, वो नहीं चाहेंगी इस समय कि दुनिया की कोई भी कंट्री और अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको बढ़ाए, फिर वो कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे। क्योंकि क्या होगा कि जितनी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स होगा उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे न्यूक्लियर वॉर के, और कोई भी न्यूक्लियर वॉर होगा तो आप लोग समझ सकते हो कि जो असर है उन दोनों कंट्रीज पे ही नहीं पड़ेगा जिसके बीच में ये वॉर हुआ है, बल्कि आसपास की बहुत सी कंट्रीज पे इसका असर पड़ेगा। अब हर कंट्री तो पाकिस्तानी नहीं हो सकती ना, जिसको मतलब नहीं कि दुनिया में कुछ भी हो किसी भी कोने पे, या फिर जिसके पास इतना दिमागी ना हो कि उसको पता हो कि न्यूक्लियर वॉर होगा तो उसका क्या असर होगा। आप लोगों को नहीं पता तो अब मैं यहाँ बता दूं कि जो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया है, या फिर ईरान भी जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, यहाँ तक कि यूक्रेन के केस में भी ये न्यूज आ चुकी है कि इन तीनों को ही पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई की है। तो सारी कंट्री पाकिस्तान की तरह नहीं है, बहुत सी कंट्री जो है वो वाकई में रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए वो कंट्रीज नहीं चाहेंगी कि कोई भी कंट्री नए न्यूक्लियर वेपन बढ़ाए, या फिर जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है ये उसको और भी ज्यादा बढ़ाए। इसीलिए यूएसए ने सोचा कि नहीं, इस चीज को रोकना पड़ेगा। और आप लोग को ये भी पता होगा कि यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में ऑलरेडी एक डिफेंस ट्रीटी है, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी जिसका नाम है, जिसमें यह कहा गया है कि दोनों में से किसी भी कंट्री पे अगर अटैक होता है तो दूसरी कंट्री आएगी उसके हेल्प में, सामने वाली कंट्री के अगेंस्ट में जिसने अटैक किया है,
और इसी ट्रीटी के बाद यूएसए के ट्रूप्स जो है वो स्टेशन रहते हैं साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन हाल की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए साउथ कोरिया के जो लोग हैं उनके अंदर अब इस तरह की मानसिकता डेवलप हो गई है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूएसए पे हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। इस समय यूएसए का जो हाल है वो हम लोग को उतना ज़्यादा सक्षम नहीं है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, और इस एरिया की जो सिचुएशन है ऐसे में ये चीज़ मस्ट हो गया है कि हम लोग के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। इसीलिए जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जनवरी में साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट चीज़ अनाउंस किया कि हम लोग बहुत जल्दी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, और इसी के बाद यूएसए जो है वो अलार्म हो गया, जिसके चलते हुआ क्या कि हाल में ही साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो थे यूएसए में, वहाँ इनके बीच में और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में बात होती है, जिसके बाद ये दोनों ही कंट्री एक न्यूक्लियर डील साइन करती है। इस डील में दरअसल देखो क्या है ना कि यूएसए को ये चीज समझ में आ गया है कि सिर्फ आश्वासन देने से अब काम नहीं पड़ेगा, इस जगह पे वाकई में टेंशन जो है वो बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए यूएसए को कुछ वाकई में ऐसा देना पड़ेगा साउथ कोरिया को जिससे साउथ कोरिया में काल्मनेस आए, जिसके वजह से साउथ कोरिया को विश्वास हो कि नहीं अब वो सिक्योर है, उसको न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस ट्रीटी में यूएसए ने ये कहा कि हम लोग पीरियोडिकली, अब आप लोग यहाँ पर लैंग्वेज पे ध्यान देना, यूएसए ने ये कहा है कि हम लोग पीरियोडिकली अपने जो सबमरीन है जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल होंगे उसको यहाँ पर लाते रहेंगे, साउथ कोरिया में स्टेशन करके रखेंगे। और पीरियोडिकली कहा है, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि हमेशा यहाँ पर स्टेशन करके नहीं रखेंगे, टाइम टाइम पे यहाँ पर स्टेशन करके रखेंगे, और जरूरत होगी तो इसे वापस यूएसए में बुला लेंगे। बदले में साउथ कोरिया क्या करेगा, साउथ कोरिया करेगा कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स का उसने मन बना रखा है कि हम लोग डेवलप करेंगे, इसको वो गिव अप करेगा, यानी कि न्यूक्लियर वेपन साउथ कोरिया नहीं बनाने का। ये डील दोनों कंट्री के बीच में हाल में ही साइन हुआ है। और जिस चीज़ को लेके साउथ कोरिया में थोड़ा बहुत तो देखो जो शांति है वो आई है कि चलो हम लोग थोड़ा ज़्यादा सिक्योर है पहले से, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। साउथ कोरिया जो है वो ऑलरेडी, आप लोग को बता दूं मैं, 1 बिलियन से ज़्यादा पेमेंट करता है यूएसए को हर साल अपनी सिक्योरिटी के लिए, यानी कि यूएसए के जो ट्रूप्स यहाँ पर स्टेशन रहते हैं साउथ कोरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनके लिए साउथ कोरिया 1 बिलियन से ज़्यादा हमेशा खर्चा करता रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तब उनने साउथ कोरिया को क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि ये बहुत कम पैसा आप लोग देते हो, हमें और भी पैसा दो इसके बदले में। तब साउथ कोरिया ने ये जो बजट था इसमें 13-14% का इंक्रीज किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि नहीं, ये 13-14% से कुछ भी नहीं होगा, आप ऑलमोस्ट 5 फोल्ड इंक्रीज करो, ये जो हम लोग को पैसा देते हो उसमें हम जो आप लोग को सिक्योरिटी देते हैं उसके लिए। तो सोचो आप लोग, 5 बिलियन कोई कंट्री देगी अपनी डिफेंस के लिए, इससे बढ़िया ये नहीं है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए डिफेंस के मामले में, यानी कि अपनी आर्मी बना ले, अपने भी वेपन्स डेवलप कर ले। हालांकि साउथ कोरिया के लिए ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि वहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम है, साउथ कोरिया की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो मिलिट्री में उतने ज़्यादा लोग जाना पसंद करेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखो तो ये जो रकम है ये बहुत ज़्यादा है, $5 बिलियन एक कंट्री को एक कंट्री ट्रांसफ़र करी है सिक्योरिटी के लिए। अब ये करना शुरू किया है कि नहीं साउथ कोरिया ने, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये डिमांड थी डोनाल्ड ट्रंप की उस टाइम पे। और इससे एक चीज और यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि ये भी तो डर होगा साउथ कोरिया के अंदर कि कल को हो सकता है यूएसए कहे कि नहीं ये भी काम है अभी और हम लोग को पैसा दो। तो पूरी तरीके से जब यूएसए पे डिपेंड रहोगे तो जब वो बोलेगा वो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कभी कभार प्रॉब्लम में भी फंस जाए साउथ कोरिया। इस तरीके के सोचने वाले भी कई लोग हैं साउथ कोरिया में। और साउथ कोरिया में अक्सर ये सवाल भी उठाया जाता है कि क्या यूएसए जो है वो सैन फ्रांसिस्को को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है सियोल को बचाने के लिए। इसका मतलब आई होप आप लोग समझ गए होंगे, सियोल जो है वो राजधानी है साउथ कोरिया की और फ्रांसिस्को वो है यूएसए की जगह। तो इसका मतलब ये है कि कल को मान लो किसी कंट्री ने साउथ कोरिया पे अटैक किया, तो अगर वो अटैक करने वाली कंट्री जो है वो काफी पावरफुल कंट्री हुई, इतनी पावरफुल हुई कि यूएसए का जो सैन फ्रांसिस्को है उसको थ्रेटन कर सकती है, तो क्या यूएसए जो है वो बचाने आएगा साउथ कोरिया को कि नहीं। हो सकता है ये सारी डिफेंस ट्रीटी जो डिफेंस एग्रीमेंट है इन दोनों के बीच में वो होने के बाद भी यूएसए बचाने ना आए साउथ कोरिया को, क्योंकि उसको भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके की बातें भी साउथ कोरिया में काफी टाइम से हो रही है, काफी ज्यादा लोग जो है वो इस चीज को लेकर परेशान है। इसीलिए इस बार भी जब साउथ कोरिया ने ये कहा कि ठीक है हम लोग अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, तो ये लोग जो है और भी ज्यादा परेशान हो गए कि यूएसए पे इतना डिपेंड होना ठीक है या फिर नहीं। उसके अलावा मैं चाहता हूँ एक बार फिर से ये जो पिक्चर है इसे देखो आप लोग, इसमें ये 9 कंट्री मैंने बताया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। इसके बाद 5 कंट्री यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये 5 नाटो मेंबर है और ये वो कंट्री हैं जिसके अंदर यूएसए जो है वो अपने मिसाइल प्लेस्ड रखता है, यानी कि इन कंट्रीज के अंदर भी, इन कंट्रीज के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूएसए के हैं जो यहाँ पर स्टेशनड है।
अब ये चीज यूएसए चाहता तो साउथ कोरिया के साथ भी कर सकता था, साउथ कोरिया में भी अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो लगा सकता था, लेकिन यूएसए ने ऐसा नहीं कहा। यूएसए ने कहा साउथ कोरिया को कि हम लोग आप लोग के यहाँ टाइम टाइम पे अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो भेजते रहेंगे। अब न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है, इससे आप लोग जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के काम हो सकते हैं। इससे स्पाइंग भी हो सकती है, प्लस इससे थोड़ा दूर अंदर ही अंदर रह के इस एरिया में भी थोड़ा दूर जाके ये ताइवान वाला जो एरिया है यहाँ पर भी नज़र रखा जा सकता है। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो सबमरीन भेज के यूएसए, यहाँ पर मेन फोकस साउथ कोरिया की सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि हाल में जो ताइवान का इशू बहुत ज़्यादा गर्मा गया है उसमें भी एक एज गेन करना है यूएसए के लिए। तो इस चीज़ को लेके भी साउथ कोरिया में सवाल उठ रहा है। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखो तो यूएसए के सबमरीन का इस एरिया में होना, इसका मतलब है कि चाइना का फोकस जो है वो डाइवर्ट होगा यहाँ पर, जिसका फायदा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मिलेगा, लेकिन हो सकता है इंडिया को मिलेगा इसके नॉर्दर्न बॉर्डर पे। इसीलिए चाइना का भी इस पर रिस्पांस आया है। चाइना ने इस चीज़ को कहा है कि ये डेलिबरेटली ट्राई किया जा रहा है इस रीजन को मिलिट्रीसाइज करने के लिए, इस रीजन में अब जो पीस है उसको डिस्टर्ब करने के लिए। और रशिया ने भी लगभग यही चीज़ कहा है कि ऐसा करके यूएसए इस एरिया में आर्म रेस को बढ़ा देगा। अब देखो, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अगला जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट होगा वो मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इसी एरिया में होगा, ताइवान वाले रीजन में ही होगा। इसीलिए ये जो न्यूज़ है कि यूएसए के सबमरीन इस एरिया में रहेगी, हालांकि यूएसए के ट्रूप्स ऑलरेडी यहाँ पर साउथ कोरिया में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सबमरीन का प्लेसमेंट और फ्यूचर में हो सकता है एक नहीं काफ़ी ज़्यादा सबमरीन यूएसए की यहाँ पर दिखे। इसकी वजह से ये जो ताइवान वाला कॉन्फ्लिक्ट जो कि फ्यूचर में होने वाला है, इसके पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और इस पे अगर असर पड़ेगा तो इसका असर पड़ेगा दुनिया भर की जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर भी। तो ये है पूरा न्यूज़। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।